अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज की नशिस्त में हम हाज़िर खिदमत हैं अपने साथ एक नया टैलेंट लेके जो मुझे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है और अल्लाह ताला ने बहुत से टैलेंट से नवाजा है। सो आज हम अपने प्रोग्राम में हाजिर हैं एक नौजवान शायर को लेके जिनको अपनी सलाहियतों का पता लगते ही उन्होंने अपनी शायरी का आगाज शुरू किया और साथ ही अपना नावल लिखना शुरू कर दिया। हम इनके फेसबुक पेज पे इनकी रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता लगा कि इनका एक नावल भी जो है वो कमिंग सून है। सो हमने सोचा कि हम क्यों ना इनसे राब्ता करें और इनसे एक छोटी सी नशिस्त करें और इनके बारे में जानें कि कैसे इनको अपने टैलेंट के बारे में पता लगा और कैसे इनको एहसास हुआ इस चीज का कि इनको इस काम के लिए आना चाहिए। सो ख़वातीन और हज़रात, हम वेलकम करते हैं जनाब जुनैद रहमान अशरफ अपने प्रोग्राम में और उनसे मुलाकात का काम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद रहमान साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पेज हम रिसर्च कर रहे थे और उसमें हमने देखा कि आपकी काफी ज्यादा पोएट्री भी लिखी हुई थी और आपने उस पर अपनी एक नॉवल का लिखा हुआ था कभी सुना है। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं कि कैसे आपको पता लगा कि आप में ये सलाहियतें मौजूद हैं और क्या आप फर्दर इस काम में आगे लेके जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? एक्चुअली मैं 6th क्लास में था जब से मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने बस इसको स्टडी के लिए स्किप कर दिया बीच में। तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद फर्दर मैंने इसको एज अ प्रोफेशन चूज किया और इसको लिखना पर्टिकुलरली स्टार्ट करके से काम किया। तो मेरी न्यू जो कमिंग सून बुक्स है पूरे अर्श नॉवल की बुक्स है वो आ रही है मार्केट में इंशाल्लाह। नॉवल के बारे में तो आपसे बात लेकर ऑन करेंगे। कब आपको पता लगा बेसिकली कि आप में शायरी की एक स्किल जो है वो मतलब ज्यादा सलाहियत है बेसिकली ये, तो कैसे पता लगा कि आप इस काम को मजीद फर्दर आगे फ्लरिश कर सकते हैं और आगे लिख सकते हैं आप इसमें? और पहली दफा कब याद है आपने क्या किस टाइम पे लिखा था और क्या शायरी लिखा था, कुछ याद है अगर आपको? फर्स्ट टाइम तो मैंने कुछ मून सन पे कुछ लिखा था, थॉट्स लिखे थे और मैंने अपनी क्लास में ऐसे ही उसको सब बच्चों के सामने उसको सुनाया तो सबने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो मुझे उसके बाद मैंने फिर लिखा तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि जैसे मैं लिख सकता हूँ। तो फर्दर मैंने उसको खुद से लिखना स्टार्ट कर दिया और मुझे खुद को अच्छा लगने लगा। तो इसलिए और उसके अलावा जो आपके इंसान के अंदर फीलिंग्स होती है ना, जब आप उसको किसी पेज पे लिखते हो रिटन फॉर्म में तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है। चाहे कोई दूसरा बंदा आपकी बात सुनने वाला हो या ना हो, आप वहां पे लिखते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि आप सेटिस्फाइड। शायर तो सुना है बहुत हसास होते हैं और बहुत से लम्हों को लम्हात को या मौकों को और बहुत से इंसिडेंट्स को अपने पेज में कैद करते हैं। तो क्या आपके साथ भी ये अमल रहा कि किसी वाक़ये को देख के या किसी चीज को देख के आपको हुआ हो कि आप उसको कलम में लिखें और अपने लफ्जों में उतार दें? जी ऐसा ही होता है क्योंकि शायर के अलावा ये जो एक सेंसिटिविटी हर इंसान में है, लेकिन जो पोइट इंसान है जो लिखने वाले इंसान हैं उनमें ये होता है कि वो जरा चीजों को ज्यादा डीप ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन ही होती है ये, आपने हर चीज आपको आपके सामने खुली पड़ी होती है, आप उसको ऑब्जर्व करें उस पर लिख सकते हैं। ये तो बाय गॉड होता है, इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं होती, कोई इसकी मतलब कोई क्लासेस नहीं होती स्पेशल। अभी कुछ लोग कहीं कह देते हैं कि इसकी प्रैक्टिस है, इसकी क्लासेस है, इसकी ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि शायरी गॉड गिफ्टेड है, गॉड एक आमद है या बकायदा आप इसको सीखते हैं, आप बकायदा क्लासेस ले सकते हैं? क्या इसका कोई ऐसा अमल है कि आप पहली बार शुरू करते हैं? इसमें इंसान खुद से सीख रहा है, जितना लिखते जाएंगे आपकी राइटिंग में उतना ही निखार आता जाएगा। वो कहते हैं मेरी 2 लाइन्स है, मेरी तहरीरों की घट से बचना, दिल में उतर सांसों में उतर कर दिल पे जम जाए। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि शायर जो है बेसिकली वो किसी लम्हे को देख के या किसी भी वक्त उस पर कोई एक ऐसा वक्त आता है या कोई ऐसी दिक्कत तारीख हो जाती है जिसमें उसको आमद हो और वो अपने उस आमद को उन एहसासात को उन जज्बात को अपने अल्फाज में तहदीर करे। हाँ ऐसा होता है कि ये स्पेशल टाइम है, मेरे लिए तो स्पेशल टाइम होता है, मूड पे डिपेंड करता है। जब आपका मूड ठीक होता है और आपको थॉट्स आने लगते हैं तो देन आप लिख सकते हैं इसको। ये नहीं है कि हर वक्त आप जब चाहें उसको लिखना स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेंसिल और लिखना स्टार्ट करते हैं, इस तरह से नहीं होता। सही। तो आपकी कोई इंस्पिरेशन है इसमें? किसी को पढ़ा आपने, किसी से आपने बहुत ज्यादा शगफ हासिल किया हो या किसी को बहुत ज्यादा पढ़ा हो जिसकी वजह से
आपने मजीद इस चीज को इंस्पिरेशन जागी हो कि नहीं मैं इसको मजीद आगे लेके जाऊंगा, या शायद आप इसको एज ए प्रोफेशन भी लेके जाना चाहें या एज ए पैशन लेके चलना चाहें? मैं इसको एज ए प्रोफेशन दोनों ही लेके चलना चाहता हूँ। मतलब आप अभी बता रहे थे जिस तरह आपने नॉवल की स्टार्ट किया, फिर आपने आप काम के थे कराने के, तो वो थोड़ा सा कुछ बताएं उसके बारे में, कैसे आपको अप्रोच किया गया? वो भी मैं एफबी पे मिला था किसी बंदे को, उनका नाम तो नहीं लूंगा, बट उनके लिए मैंने लाइन्स लिखी है, नेशनल एंथम है उनका एक, तो लाइक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसकी सॉन्ग की लाइन्स लिखी है मैंने। वो लाइन्स कुछ इस तरह से हैं, ख्वाहिए महसूल है जहाँ खून की खून है, वो जन्नत एक मरमरा जहाँ इश्क है जन्नत, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की मैंने लाइन्स लिखी है। इसमें आगे आ जाता है कि वही उड़ती फिरती थी तितलियां जहाँ चकनाचूर अब भीड़ है, कहीं आग में जलती हस्तियां, कहीं रोज उजड़ती गृहस्तियां, लौटा दो मुझको मेरा जहां मेरा आसमां, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कुछ बताएंगे फर्दर के शायरी बहुत सी किसी ने तंज़ो मज़ाक के लिए इस्तेमाल की, किसी ने अपनी शायरी को इश्क के लिए इस्तेमाल किया, कोई इश्क हकीकी के लिए इस्तेमाल करता है, कोई इश्क मजाजी के लिए इस्तेमाल करता है। तो आप बेसिकली किस तरफ से अपनी शायरी का रुझान देखते हैं, किस तरफ आप देखते हैं कि आपको ज़्यादा इंस्पिरेशन? इश्क हकीकी तो सबको पता है कि खुदा और बंदे हैं, और इश्क मजाजी कहा जाता है लड़की लड़के की मोहब्बत, जैसे कि लड़की लड़के की मोहब्बत। इट्स अबाउट एक बंदा है, उसकी खुदा की मखलूक से मोहब्बत है। मुजाज का मतलब अरेबिक में जो है वो उसकी मीनिंग्स ये है कि उस बुजुर्ग का रास्ता जहाँ से वो गुजर कर खुदा तक अप्रोच करता है। तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि मेरी मखलूक से मोहब्बत करो। सो इट्स नॉट अबाउट लड़की लड़के की मोहब्बत, ये खुदा की मखलूक से रहम दिली है, मोहब्बत है। आप उससे मोहब्बत करें, वो आपसे खुश होगा, और हर वो मोहब्बत जो आपको खुदा की तरफ पहुंचा दे वो इश्क मुजाजी है, वो रास्ता इश्क मुजाजी है। और इश्क मुजाजी जो है, जब आप खुदा की तरफ पहुंच जाते हो तो वो कन्वर्ट होकर इश्क हकीकी बन जाता है। आपका हम एक शेर पढ़ रहे थे, गजल है शहर से गाँव चलते हैं, तो रिक्वेस्ट करेंगे हम कि अपने नाज़रीन के लिए थोड़ी सी अगर आपको हमें सुना दें। इसमें शहर से गाँव चलते यहाँ तो पाँव, वहाँ की धूप में अक्सर बैसाखी के मेले में, यहाँ तो लाखों में बैठे भी खुद को अकेले लगते हैं, माँ की यहाँ की गर्म रोटी सताती है, बापू की डांट को तरसते सुबह से शाम हो जाती है। सुना है आम के मौसम में चश्मे वाली भी खेतों को आती है, पीपल की छांव में बैठी सखियों संग पीने चढ़ाती है। अब तो सोच लिया मैं शहर से गाँव चले यहाँ तो पाँव। जबरदस्त। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका मजमूआ जो है वो पूरा हो चुका होगा और शायद पब्लिकेशन के लिए भी चलता है। आप नावल के बारे में बताएं कि नावल निगारी और शायरी दो अपोजिट चीजें हैं। नावल निगारी की तरफ आपने कैसे अपना ये रुझान जो है समझा कि आप नावल निगारी भी कर सकते हैं, और जो नावल अभी आप लिख रहे हैं अगर आप थोड़ा सा हमें उसका बैकग्राउंड बता दें कि वो नावल किस बारे में है, क्या उसमें आंसर बेसिकली पाए जाते हैं, और किस चीज ने इंस्पायर किया आपको नावल? एक्चुअली जो आप पोइट्री जब लिखते हो तो समटाइम ऐसा होता है कि आप पोइट्री लिखते हो तो आपके माइंड में कुछ डाटा ऐसा रह जाता है जो आप जिसको आप पोइट्री की फॉर्म नहीं दे रहे, या जो आपसे पोइट्री फॉर्म में नहीं आ रहा होता लाख कोशिशों के बावजूद, तो देन आपको समझ आना चाहिए वो जो डाटा है ना वो आपका जो है वो कुछ एक्स्ट्रा है। देन मुझे लगा कि वो कुछ एक्स्ट्रा है मेरे पास जिसको पोइट्री से हटके मैं नहीं और एडजस्ट कर सकता। गालिबन हम उसे कह सकते हैं कि शायद ये वो डाटा है जिसको हम शायद दो मिसरों में ना मुकम्मल कर पाए, या जिसके लिए हमें बहुत सारी एक एक्सप्लेनेशन एक बैकग्राउंड जो है वो चाहिए होता है ताकि हम लोगों को नाजरीन को सामीन को बता सके कि बेसिकली इस लफ्ज के पीछे क्या है। ऐसे है। और मेरी ये जो न्यू बुक आने वाली है इसका नाम पूरे अर्श है, बट मैंने इसके कैरेक्टर्स को उठाए हैं वो हजरत विशुअल हाफिज से इस कैरेक्टर को उठाया है, और इसमें ये एक स्पिरिचुअल लव स्टोरी है। इसमें अगर आप खुदा के नजदीक जाते हैं तो आपने सुनी होगी लाइन एक तेरी चाह देखने चाहे, तो ये सब उसी के अबाउट है कि जब आप खुदा की तरफ जाते हो तो खुदा आपको वो प्रोवाइड करता है जो आप अपने दिल से मांग रहे हो, तो अपने दिल से खुदा से मांग रहे हो।
तो इसमें एक इंसान है और वो बहुत बड़ा ड्रिंकर है। तो उसको अपने ड्रीम में एक बंदे से एक शख्सियत से प्यार हो जाता है। तो उसको उस ड्रीम को रियलिटी का फेस देने के लिए वो बंदा एक बुजुर्ग से मिलता है। वो बुजुर्ग उसको गाइड करते हैं कि आप अल्लाह की तरफ रुजू करना, वही आपको, क्योंकि ख्वाब भी अल्लाह की तरफ से ही आते हैं, तो उसको हकीकत का चेहरा भी वही दिखा सकता है। तो वो बंदा जो है वो नेकी की तरफ आ जाता है। जैसे जैसे वो नेकी की तरफ आता है तो ऐसे ऐसे उसका ख्वाब जो है वो उसकी रियल लाइफ में उभरने लगता है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो गालिबन हजरत बिश्रुल हाफी जो थे उनका भी तो ऑलमोस्ट यही था कि वो बहुत ज्यादा शराब में नशे में डूबे रहते थे और सडन एक अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाली जिसको उन्होंने अल्लाह ताला के नाम को उठा के चूमा और अल्लाह ताला ने कह सकते हैं कि आपने जो ये नॉवल लिखा है ये हजरत बिश्रुल हाफी की जिंदगी के बारे में है या उनकी जिंदगी से मुतासर होकर आप ये अपने नाज़रीन को पैगाम देना चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा वक्त होता है जो इंसान के दिल को बदल देता है जिससे इंसान की सारी जिंदगी बदल जाती है? हाँ, कोई एक ऐसा वक्त होता है और मेरा मानना यह है कि जो इंसान इस दुनिया में, अगर वो कोई इंसान कहता है ना कि मैं अकेला हूँ और मेरे लिए दुआ करने वाला भी कोई नहीं, अगर खुदा बख्शने पर आए वो तो रहमान है, अगर वो बख्शने पर आए तो वो ख्वाब में भी, ये मैंने मेंशन की है ये लाइन अपनी उसमें कि वो ख्वाब में भी कोई ऐसा बंदा जिसको वो जिसका रियलिटी से कोई लेना देना ही ना हो, उसको ख्वाब में भी आपके ड्रीम में पैदा कर देता है। वो बंदा आपके ड्रीम में आपके आकर आपके लिए दुआ कर देता है और उस दुआ की बेस पे अल्लाह इंसान को बख्श देता है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे फर्दर जो आप शायरी के मैदान में लिख रहे हैं कि अल्लाह ताला की हम्दो सना हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की हम्दो सना भी आप अपने अल्फाज में उतारेंगे, अपने शेरी मजमूए में शामिल करेंगे? वो मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी हुई है, डिफरेंट चार लाइंस के कितने लिखे हुए हैं, तो वो मैं कुछ यहाँ पे आपको सुनाता हूँ। मेरे लफ्ज भी मुक गए ते सोचा पैर उजाड़े ओ भी मिल वजदा जिवें शहादत हो गया उस अर्शा उतो ठोके मोहम्मद मुस्तफा दे बारे कुरान भी कूके गुरु अल्लाह अहद दे बारे। इसमें आगे एक और लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं इनको तुस नाल रोसा दसते हाँ ऐ सारे गोल के तारे असा खोज खुदा दे ला कटे उस दिल विच डेरे पाए। आगे है मीरपुरी में हुन मुके गए पीड़ दुखेड़े हुन मुके गए काले नेड़े दसा की के उसनी शान वो हिक्के 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 जिसना ना होना रहता। पंजाबी में है ऐता रब सी रब है सबदा रखा किदे इश्क दा नाम हसन हुसैन किदे इश्क को अबाइस करनी आखा। आगे पर्शियन में है मन इस्म जरमान अस्त एक्चुअली सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें जरमान मीन जियारमान मेरा पेन नेम जो है वो जियार है। सो मन इस्म जरमान अस्त परवरदिगार रहमान अस्त मन मज़्हब आली इस्लाम अस्त आखरीने पैगंबर कुल जहान अस्त अस्त अस्त। तो ये लैंग्वेजेस जो आप इसमें यूज कर रहे हैं, क्या ये लैंग्वेजेस आपने बाकायदा तौर पे कहीं से सीखी हैं या ये बस वही एक आमद का जरिया है कि आमद होती है और इंसान लिखना शुरू कर देता है? एक्चुअली इसको लिखने के लिए इन लैंग्वेजेस को मैंने सीखने के लिए यूट्यूब से या डिफरेंट साइट से हेल्प ली, फिर बाद मैंने क्लासेस ली, वहाँ से क्लासेस लेने के बाद इसको लिखा और इसको लिखने के लिए मुझे जो है वो 3 से 4 दिन लगे। जैसा बताइएगा हर बंदे में कोई इंस्पिरेशन कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है जिसको इंसान इस लाइन में शायरी की इस लाइन में आपकी इंस्पिरेशन क्या है? किन लोगों को आप ज्यादा पढ़ते हैं, किन लोगों से आप ज्यादा इंस्पायर हैं, किन शुअरा का कलाम ज्यादा आपके दिल को रोकता है? देखिए जी, लफ्ज़ से जिंदा रहते हैं इंसान। तो आप जब राइटिंग करते हो तो आपकी एज कितनी है, 10 साल 20 50 जितनी भी है, तो आपकी जो राइटिंग होती है वो जैसे अभी देखते हैं जॉन एलिया साहब, वो इस दुनिया में नहीं है बट उनकी राइटिंग जो है वो आगे उम्मीद करते हैं कि आगे भी रहेगी। और मेरी जो इंस्पिरेशन है वो सबसे पहले तो हज़रत आला है और उनके बाद जो इकबाल साहब का एक अलग मुकाम है, बट जो मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट जो राइटिंग में पर्सनैलिटीज है वो ये है।
तो हम मतलब कह सकते हैं कि जॉन एलिया से मुतासिर होके या जॉन एलिया को ज्यादा पढ़ के आपकी शायरी में क्या उस तरह के हम मतलब देख सकते हैं कि असरात उस तरह के आपकी शायरी में भी होंगे? हाँ, उनसे रिलेटेड मैं आपको दो चार लाइन सुनाऊंगा। जैसे उन्होंने लिखा है कि मेरे सिलसिले भी अजीब थे, तुझे छोड़कर तुझे ढूंढना। तो उनको कॉपी तो नहीं मैं कर सकता, ना ही मैंने उनको कॉपी किया है, बट उस तरह की उस जैनर में मैंने जो लिखी है वो ये है, ना चेहरे से गर्ज ना उसकी जात से, मैंने तो देखे आशिकों से कज़ा से कर गए उस अनजान अक्स के हाथ में, आया हूँ दुनिया में अकेला जीता हूँ अपने आप, ना चेहरे से गर्ज ना उसकी जात से। तो बस मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो शायरी है उसमें जॉन एलिया की तरह एक पैशन एग्रेशन दोनों मिक्स मौजूद पाया जाएगा इंशाल्लाह। और आगे इसमें फर्दर क्वालिटीज फर्दर वैराइटीज दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे जैसे आप मेरी बुक्स मार्केट में देखेंगे, मैंने कुछ लाइन्स लिखी थी, अभी मुझे थोड़ी याद है, मैं आपको सुना देता हूँ। लिखूं जो सच में पूरा तो लाशें गिर ही जाएंगी, बंदूकें तन होकर जमातें बिक ही जाएंगी, कि जिन्हों साफ में लिखता हूँ वो भी बंद हो जाएगा, खून पानी से पतला सरेआम काला धन हो जाएगा, कि सच के सामने के झूठ के सामने सच का गला भी बंद हो जाएगा, ठंडी राख में जलकर कोई खुद ही मर जाएगा, बच्चे भूखे रह जाएंगे बाप भी तैश में आएगा, नया की आग में जलकर खुद ही कोई जुर्म सर कर जाएगा, यहाँ कानून का महंगा है सजा फिर उस बाप को होगी, लिखूं जो सच में पूरा लाशें गिर ही जाएगी, बहुत से अखबार में जैसे आपको पता है कि शोरा कला है बहुत जवानों के लिए भी अक़वाम के लिए भी, और बहुत सी ऐसे लम्हात में जब अक़वाम जो है बहुत सारे तरफ से प्रॉब्लम्स का शिकार रही हैं, तो शोरा का कलाम जो है वो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन रहा है। तो क्या आप भी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल शायर बनना पसंद करेंगे अपने आप में, या आप लोगों को अपने जो कलाम है उससे एक पैशन की तरफ, एक अट्रैक्शन की तरफ रागिब करेंगे और उनको माइल करेंगे कि वो अपना टारगेट या अपना अचीव करने के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, अपनी इंस्पिरेशन को अचीव करने के लिए आपकी शायरी पढ़ें ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर सके और ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर हो सके आपसे? एक्चुअली मैं वो लिखता हूँ जो मुझे थॉट्स आते हैं, मैं किसी स्पेशल लाइन में, किसी स्पेशल टॉपिक को, किसी स्पेशल लोगों के ग्रुप को हिट नहीं करता। इसमें जैसे इसी पे मैंने एक दो लाइन्स लिखी थी, न जाने किस तहरीर का मौजू बनेगा ये स्याही का समंदर, उतरूंगा जितना भी इसमें डूबूंगा उतना ही अंदर, बहुत ही खामोश सी चीखें होंगी बहुत ही तूफानी से भयंकर, किसी का नाम बिकेगा किसी के इश्क के, किसी का इश्क बिकेगा किसी के नाम पर, न जाने किस तहरीर का मौजू बनेगा ये स्याही का समंदर। बेसिकली जो शायरी है ये आप समझते हैं कि अपने अल्फाज को बयान करने का, अपने नाम को बयान करने का, काम को बयान करने का एक बहुत बड़ा मीडियम है जिससे हम अपने जज्बात, अपने एहसासात को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और क्या आप समझते हैं कि बहुत अच्छा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिससे हम लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने जज्बात को? हाँ, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप देखिए नबी पाक के पास एक मौजज़ा था, किस चीज का मौजज़ा? उनकी कलाम का मौजज़ा। जो उनसे बात करता था वो उनका गिरवेदा हो जाता। इसी तरह से तो जो राइटिंग है, राइटिंग भी एक पेंटिंग की तरह है, वर्ड्स की पेंटिंग है। जो बंदा इसको पढ़ता है अगर तो उसको समझता है तो बंदा उसके अंदर की जो बात नहीं होती है उसको समझ जाती है। जैसे मैंने एक लाइन लिखी है, सुनने वाले शायद समझ भी जाए, मेरे दिल की कायनात का हाल बहुत नाजुक है, कोई ऐसा कभी बता जो हाल को माजी है। या इसके अलावा मेरे अपने फेवरेट हैं, इसमें मेरी अपनी लिखी हुई राइटिंग्स में मेरी अपनी फेवरेट्स हैं। इसमें कुछ 4 लाइन्स हैं। तेरे इश्क ने मुझको कश्फ सिखा दिया, हाल में बरज़ख से पलटने का हुनर भुला दिया, ऐसा सहर चला कि दोनों जहां का मुजरिम बना दिया। इसमें एक्चुअली ये इश्क जो है इट्स अबाउट माय ग्रैंडफादर एंड माय ग्रैंडमदर। मैं उनके पास जाया करता था रोज, तो उनकी डेथ के बाद मैंने ये लिखा।
उनके लिए। तो बस अल्फाज का चुनाव जो है वो कितना ज्यादा जरूरी है इस शायरी में और अपने कम्युनिकेशन में, कितना ज्यादा आप अल्फाज का चुनाव बेहतर से बेहतर बनाएं तो आपको आपके अल्फाज जो है वो लोगों के दिलों में उतर सकते हैं। अल्फाज जो है देखिए जी, अल्फाज इस तरह के सिलेक्शन इस तरह की होनी चाहिए कि अगले बंदे को समझ आए। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट इसमें इशू ये है कि अगर मैं इसको टफ लिखना चाहूँ तो मैं इससे ज़्यादा टफ लिख सकता हूँ। ये तो सिंपल लैंग्वेज है, ये सिंपल इसलिए लिखता हूँ कि सबको समझ आता है, वरना वो लिखने का क्या फायदा, इतना टफ लिखने का क्या फायदा कि जो सिर्फ आपको ही समझ आए। चलिए, तो इस वजह से मैं इसको सिंपल लैंग्वेजेस में रखने की कोशिश करता हूँ, उसको ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करता। मैं फेवरेट है लाइक उसमें भी सिंपल लैंग्वेज है, कोई ऐसा ग्रामेटिकल नहीं मैंने इसको इतना बनाया है कि समझने वाले को समझने के लिए समझना पड़े। तो लाइक इसमें है मेरी लाइन्स कुछ, बहुत शौक था तेरे नाम से नाम लिखते, तुझको खास तो खुद को आम लिखते, तेरी खामोशियों को रात, मुसर्रतों को सुबहों का आगाज लिखते, अपनी मौजूदगी को वक्त, तेरी मौजूदगी को पूरा जहान लिखते, बहुत शौक था तेरे नाम से नाम। क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप यूथ को? अल्लाह ताला ने हर एक को किसी न किसी सलाहियत से नवाजा होता है, तो आप क्या मैसेज अपनी यूथ को देंगे हम कि वो अपनी सलाहियतों का कैसे इस्तेमाल करें, कैसे ग्रुप का लाते हुए अपनी सलाहियतों को आजमाएं और उनसे मजीद तरक्कियां हासिल करें? देखिए, अपनी सलाहियत को पहले तो इंसान को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वक्ती तौर पे तो हमें लग रहा होता है कि ये जो मेरा टैलेंट है या ये जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है इसका कोई फायदा नहीं। हर चीज को, हर टैलेंट को इनकैश करवाना जरूरी नहीं। आप जस्ट उसको वर्क करते जाएं, अगर आपको शौक है आप काम करते जाएं, कुछ अरसे के बाद वो चीज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। लाइक आप ले लें मिस्टर कासिम अली शाह, तो देखिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो कहते हैं कि मैंने इंटरव्यूज देखे, वो कहते हैं कि मैंने खुद से पैसे लगाए, मैं खुद से पैसे लगा के फ्रेंड पे करके मैं जाता था, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाता था, डिफरेंट ग्रुप्स को, चाहे मुझे 2 लोग भी मिलते थे मैं उनको भी कन्वे करता था मैसेज। तो आज देख लें वहाँ पे वो एक जिंदा मिसाल है। चले, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां दे और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपका शेयरी मजमूआ जल्दी से जल्दी मार्केट में है और लोगों की इंस्पिरेशन का सबब बने। ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज की नशिस्त का प्रोग्राम। अगली नशिस्त में इंशाल्लाह किसी और टैलेंट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।